नमस्कार छात्रों, मैं दिलीप पवार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज नागौर। तो कल जो अपन ने पढ़ाई की थी फ्रेंच रेवोल्यूशन से संबंधित, उसमें अपन ने फ्रांसीसी जो विचारक हैं उनके महत्व के बारे में पढ़ा था। जो बुद्धिजीवी का वर्ग है उनके फ्रांसीसी क्रांति में योगदान के बारे में पढ़ा था। आज अपन आगे बढ़ते हुए फ्रांस की जो क्रांति है उसके अंदर जो डेवलपमेंट्स में जो विभिन्न घटनाएं हुई हैं, कौन सी घटना पहले हुई, कौन सी घटना बाद में हुई, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। अब ये जो सेक्शन है फ्रेंच रेवोल्यूशन का इम्पोर्टेंट भी है, इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, 20 वर्ष के सवाल भी आते हैं इसके अंदर, और इसको समझना भी थोड़ा मुश्किल है क्योंकि कौन सी घटना पहले हुई, कौन सी घटना बाद में हुई, ये याद रखना थोड़ा मुश्किल है। तो इसको आपको जरूरी जो किसी पेपर में पेन से आपको लिखना चाहिए, कौन सी घटना पहले की थी, कौन सी घटना बाद में थी, पूरा को पूरा कालक्रम, पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी आपको इसमें लिखनी चाहिए क्योंकि उसको आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, तब आपको ये घटनाएं याद रहेंगी कि इनका क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस क्या है। तो अपन शुरुआत करते हैं जो घटनाएं हैं उससे संबंधित। देखो, जो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो लुईस 13 था उसके समय में आखिरी बार एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई थी फ्रांस में। एस्टेट जनरल क्या है? देखो, एस्टेट जनरल एक प्रकार की मीटिंग है जिसके अंदर तीनों एस्टेट के लोग इकट्ठा होके मिलकर डिसीजन लिया करते थे, ठीक है। लेकिन बहुत लंबे समय से एस्टेट जनरल को नहीं बुलाया गया था क्योंकि एस्टेट जनरल को बुलाने का मतलब ये था कि राजा की शक्तियां कम हो रही है, क्योंकि राजा को दूसरे लोगों को सुनना पड़ेगा। जो कुलीन वर्ग है उसकी बात माननी पड़ेगी, राजा को जो पादरी का वर्ग है उसकी बात माननी पड़ेगी, और जो आम जनता है उसकी बात माननी पड़ेगी। अब अपन बात करते हैं एस्टेट जनरल में कौन से 3 एस्टेट थे। एस्टेट का मतलब अपन यहाँ पे एक वर्ग मान सकते हैं, एक सेक्शन मान सकते हैं। अब देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जो फर्स्ट एस्टेट था उसमें कौन लोग थे? केवल नोबेलिटी के सदस्य थे। नोबेलिटी का मतलब है कुलीन वर्ग के लोग, जो सरकारी अधिकारी थे, जो सरकार में मंत्री बने हुए थे, वो सारे के सारे लोग नोबेलिटी में आते थे। ये किसके अंतर्गत आते थे? जो फर्स्ट एस्टेट है। फिर सेकेंड एस्टेट में CGM मतलब क्लर्गी मैन, जो पादरी लोग थे, जो धर्म से संबंधित लोग थे, वो सेकेंड एस्टेट में आते थे। फिर थर्ड में आते थे कॉमनर। कॉमनर मतलब आम आदमी हो गया, दुकानदार हो गया, अलग अलग काम धंधों में लगे हुए लोग हो गए, वो थर्ड एस्टेट में आते थे। अब इनका डिसीजन कैसे लिया जाता था कि किसी भी डिसीजन पे पहुंचने के लिए कम से कम 2 एस्टेट का बहुमत होना चाहिए, कम से कम 2 एस्टेट का पूरा बहुमत होना चाहिए। तो राजा क्या होता था, अक्सर अपनी बात मनवा लिया करता रहा, क्योंकि जो नोबेलिटी थे ये भी सारा का सारा राजा के अंतर्गत ही आते थे। राजा का इनके ऊपर पूरा प्रभाव था, पूरा नियंत्रण था। और जो पादरी थे वो भी राजा का ही दूसरा रूप थे, वो भी राजा की सारी बात माना करते थे। तो कॉमनर की एस्टेट जनरल की मीटिंग में भी नहीं सुनी जाती थी, जो आम आदमी है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड एस्टेट मिलके कोई भी निर्णय पे आसानी से पहुंच जाते थे, और जो कॉमनर्स थे, जो आम जनता थी, उसको दरकिनार कर दिया जाता था। तो ये एस्टेट जनरल का गठन इस प्रकार से किया गया, लेकिन लंबे समय से एस्टेट जनरल की कोई भी मीटिंग नहीं बुलाई गई। अब अपन आगे बढ़ते हैं। लुईस 15, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। फ्रांस का राजा था लुईस 15। इसके समय में क्या हुआ, आर्थिक संकट फ्रांस में बहुत अधिक गहरा गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने ब्रिटेन के साथ, फ्रांस ने ब्रिटेन के साथ 7 ईयर वॉर लड़ी, 7 वर्षों का युद्ध किया ब्रिटेन के साथ, जिसमें फ्रांस को हार का सामना करना पड़ा और वहां पे आर्थिक संकट गहरा गया। इसके अलावा भारत में कर्नाटक का युद्ध भी हुआ था, जिसमें फ्रांस और ब्रिटेन ने आपस में भारत में युद्ध किया। इस कारण भी क्या हुआ, आर्थिक संकट फ्रांस में बहुत गहरा गया। इसके बाद अगला राजा बना लुईस 16। अब इसके समय में वास्तविक घटनाक्रम शुरू होता है फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित। अब देखो, सबसे पहला पॉइंट इसमें यह है कि मात्र 20 वर्ष की उम्र में एक बाल युवक को राजा बना दिया गया, तो उसमें अनुभव की कमी थी, ही वॉज वेरी इनएक्सपीरियंस्ड। फिर इसके बाद है क्वीन मैरी। फिर जो इसकी रानी थी क्वीन मैरी, जिसका नाम था, वो बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची किया करती थी, तो इस कारण भी आर्थिक संकट और अधिक गहरा होता गया फ्रांस में। फिर दूसरा है यूएस रेवोल्यूशन। जो अमेरिकी क्रांति थी उसमें फ्रांस ने अपनी सहभागिता निभाई, इस कारण भी जो आर्थिक संकट है और अधिक गहरा गया फ्रांस के ऊपर। तो अर्थव्यवस्था की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी, तो राज्य था वो बैंकरप्सी के कगार में था, मतलब कि काफी अधिक उनको आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा था, दिवालियापन की कगार पे था फ्रांस की अर्थव्यवस्था पूरी। अब इस बीच में राजा को सलाह दी गई कि जो विशेषाधिकार के लोग हैं, क्यों ना उन पे भी कर लगा दिया जाए, क्योंकि वास्तव में क्या था, फ्रांस के ना जो गैर विशेषाधिकार का वर्ग था, जैसे आम आदमी थे, उन पे अनेक प्रकार के कर लगाए गए, लेकिन जो विशेषाधिकार का वर्ग था उस पर कभी कोई कर नहीं लगाया गया। तो एक सलाह दी गई राजा को, क्यों ना जो विशेषाधिकार का वर्ग है उन पे भी कर लगा दिए, यानी जो कुलीन वर्ग है, जो नोबेलिटी का वर्ग है, जो
धर्म से संबंधित लोगों का वर्ग है, जो पादरियों का वर्ग है, उन पे भी कर लगा दिया जाए, क्योंकि आर्थिक व्यवस्था फ्रांस की बहुत अधिक खराब हो चुकी थी। इसलिए पेरिस पार्लियामेंट का गठन किया जाना निश्चित किया राजा के द्वारा, और जिसमें एक आदेश निकाला जाएगा कि जो कुलीन वर्ग है उनको भी आने वाले समय में कर देने पड़ेंगे, क्योंकि फ्रांस की जो माली हालत है वो बहुत अधिक खराब हो चुकी थी। ठीक है, लेकिन इसी बीच में किसी ने राजा को और सजेस्ट कर दिया। देखो बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वर्ड हिस्ट्री का यहाँ पे। इसी बीच में राजा को किसी ने सजेस्ट कर दिया, सलाह दे दी, क्यों ना एस्टेट जनरल का गठन कर दिया जाए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एस्टेट जनरल की मीटिंग लंबे समय से नहीं हुई थी, 200-300 साल पहले लास्ट टाइम मीटिंग हुई थी। तो इस सजेशन को राजा ने अपनी मूर्खता का परिचय देते हुए उसने इस सजेशन पे हाँ कर दी कि हम एस्टेट जनरल को दोबारा बुलाते हैं और फिर वहां पे ये आदेश पारित करेंगे, वहां पे डिसीजन लेंगे कि क्या जो कुलीन वर्ग है उस पर कर लगाया जाना चाहिए, नहीं लगाया जाना चाहिए। अभी राजा की बहुत बड़ी मूर्खता सिद्ध हुई आगे चल के। अब इसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही यह सलाह दी गई एस्टेट जनरल के गठन करने की, उसको बिगिनिंग ऑफ द रेवोल्यूशन कहा जाता है कि क्रांति की शुरुआत यहीं से ही हो गई, क्योंकि आने वाले समय में बहुत ही एक्सप्लोजिव सिचुएशन होने वाली थी फ्रांस के अंदर। तो इसको जो क्रांति है, फ्रांसीसी क्रांति, उसका शुरुआती क्षण कहा जाता है। इट सिंबल द बिगिनिंग ऑफ द रेवोल्यूशन। ठीक है, शुरुआत को चिन्हित करती है ये जो सलाह दी गई एस्टेट जनरल को गठन करने की, और राजा ने उसमें हामी भर दी। अब क्या था, अब क्योंकि जब एस्टेट जनरल का गठन किया जा रहा था, एस्टेट जनरल की मीटिंग होने वाली थी, अब राजा के लिए आवश्यक था जो डिफरेंट एस्टेट थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उनका सपोर्ट लेना अपनी बात मनवाने के लिए। अब राजा डिपेंडेंट हो गया, उन तीनों एस्टेट के ऊपर राजा डिपेंडेंट हो गया। इसका मतलब क्या है कि राजा की पोजीशन बहुत ज्यादा वीक हो गई इसके साथ ही। इसलिए हम देखते हैं कि लंबे समय से एस्टेट जनरल को फ्रांस के राजा ने बुलाया ही नहीं, उनकी मीटिंग ही कभी नहीं रखवाई, क्योंकि इससे हमेशा राजा की पोजीशन कमजोर हुआ करती थी। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, क्योंकि कुलीन वर्ग पे कर लगाया जाना था, इसलिए कुलीन वर्ग के लोगों ने उसका विरोध किया। विरोध करना लाजमी भी था, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि उन पे करों का भार बढ़ा दिया जाए। और जो एस्टेट जनरल थे उसमें मेजोरिटी के अंदर कुलीन वर्ग के लोग थे, कुलीन और पादरी वर्ग के लोग मेजोरिटी में थे, और उन्हीं पे कर लगाने की बात कर रहे थे। तो पूरा मूर्खता भरा काम था एस्टेट जनरल को बुलाना, फ्रांस को आर्थिक संकट से बाहर निकालने के लिए। तो क्योंकि वो लोग मेजोरिटी में थे, फर्स्ट और सेकंड एस्टेट है, यानी कुलीन वर्ग और जो पादरियों का वर्ग है वो मेजोरिटी में थे एस्टेट जनरल के ना, तो आसानी से नलीफाई कर सकते थे राजा के आदेश को, क्योंकि उनके पास मेजोरिटी थी। जैसे मैंने आपको बताया ना, तीनों एस्टेट में से 2 एस्टेट की मेजोरिटी होना जरूरी था किसी भी डिसीजन को पारित करने के लिए, और ये दोनों मिलकर, फर्स्ट और सेकंड एस्टेट मिलकर आसानी से राजा के आदेश को कैंसिल करवा सकते रहे। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन इन रियलिटी वाज ट्रिगर्ड बाय फ्रेंच एरिस्टोक्रेसी। अब इसमें बहुत अच्छी लाइन लिखी है, आप देखो इनका काफी गहन मीनिंग निकलता है कि जो फ्रांसीसी क्रांति है वास्तव में उसके जनक, उसकी शुरुआत किसने की, कुलीन वर्ग ने की, अनजाने में। अब कुलीन वर्ग ने कैसे शुरुआत की, क्योंकि जो गठन होने वाला था एस्टेट जनरल का, उसके अंतर्गत कुलीन वर्ग भी करों को बढ़ाना था, तो कुलीन वर्ग ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। तो राजा के लिए जो परेशानियां शुरू हुई, तो यह इसके लिए कौन जिम्मेदार था, फिलहाल कुलीन वर्ग जिम्मेदार था, क्योंकि उसने राजा का विरोध करना शुरू कर दिया। एस्टेट जनरल भी उन्होंने राजा का विरोध किया कि हम पे करों को नहीं लगाया जाए। तो इसलिए कहा जाता है कि कुलीन वर्ग ने फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत की, वास्तव में शुरुआत की। तभी कहते हैं ना, राजा का एक मूर्खता भरा कदम था एस्टेट जनरल की मीटिंग को बुलाना 200 सालों के बाद में। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन अगेंस्ट एरिस्टोक्रेसी, बट एरिस्टोक्रेसी वी स्टार्टेड इट। अब अगली लाइन क्या है कि जो फ्रांसीसी क्रांति है वह कुलीन वर्ग के खिलाफ थी, सबको पता है, लेकिन वास्तव में इसको कुलीन वर्ग ने शुरू किया। अब कैसे शुरू किया इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। फिर इसके बाद अपन आगे चलते हैं, एस्टेट जनरल के बारे में अपन बात करते हैं। देखो बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, पहले मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, उसके बाद आपको हिंदी में समझाने की कोशिश करूंगा। इस तरह के सवाल आईएएस में आते हैं, तो आप भी आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरीके की आपको तैयारी करनी पड़ेगी अगर आप हायर लेवल में हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट रखना चाहते हैं। देखो एस्टेट जनरल के बारे में लिखा हुआ है, बहुत अच्छी लाइन है, किसी हिस्टोरियन ने लिखा है, उसको एज इट इज क्वेश्चन में डालते हैं और आपको कम से कम 200 वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। जब तक आपकी इन डेप्थ स्टडी नहीं होगी सब्जेक्ट की, आप इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर ही नहीं सकते। अब क्या लिखा है कि वेरी मेंशन ऑफ एस्टेट जनरल सेट फ्रांस अब्लेज। इसका मतलब क्या है कि जब पहली बार एस्टेट जनरल की बात की गई, उसके साथ ही पूरे फ्रांस में आग लग गई। इट सेट फ्रांस अब्लेज।
अब इसका आगे क्या लिखा है, अ फ्रॉडुलेंट फर्म अनेबल टू मीट लायबिलिटीज कॉल्ड अपॉन टू ले इट्स अफेयर्स टू इट्स क्रेडिटर्स। अब एस्टेट जनरल के माध्यम से क्या होने वाला था, एक वह कंपनी जिसकी उधारी बहुत अधिक हो चुकी है, वह डूबने वाली है, उस कंपनी की मीटिंग रखी गई। उस मीटिंग में कंपनी के शेयर होल्डर, जो आम शेयर होल्डर थे, वो आए थे, और जो शेयर होल्डर उनको जवाब तलब करना था अपने कंपनी के मालिकों के साथ कि उनका जो पैसा है वो कब वापस आएगा, जो उन्होंने पैसा उधार दिया है, उनके शेयर है, उनका प्रॉफिट उनको कब मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि बहुत ही एक्सप्लोजिव सिचुएशन होने वाली थी एस्टेट जनरल की मीटिंग को बुलाने के साथ ही। जैसे मैं बता चुका हूँ, 3 एस्टेट में एस्टेट जनरल विभक्त हो चुका था। पहला नोबेलिटी का एस्टेट था, दूसरा क्लर्गीमैन का एस्टेट था, सेकंड एस्टेट क्लर्गीमैन का, पादरी का, तीसरा था कॉमनर का, आम आदमियों का। ठीक है। अब शुरुआत में जब इसका गठन किया गया, एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई, तो शुरुआत में यह डिसाइड किया गया कि जो तीनों एस्टेट हैं अलग अलग कमरे में बैठ के सेपरेटली निर्णय लेंगे और आपस में सलाह मशवरा करेंगे। ठीक है, एक साथ उनको नहीं बैठना था, क्योंकि एक साथ बैठते तो सिचुएशन बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव हो जाती। एक जो एस्टेट है दूसरे एस्टेट की बात मानता नहीं, खासकर जो कॉमनर का एस्टेट था वो नोबेलिटी और क्लर्गीमैन की बात को कभी मानता ही नहीं। तो एक बार के लिए डिसाइड किया कि प्रक्रिया आगे बढ़े, तीनों अलग अलग चेंबर में बैठ गए, तीनों एस्टेट, तीनों वर्ग अलग अलग चेंबर में बैठ के अपना निर्णय लेंगे। फिर जैसा कि आपको पता है कि किसी भी निर्णय को पारित करने के लिए तीनों एस्टेट में से कम 2 एस्टेट की परमिशन या फिर उनकी मेजोरिटी आवश्यक थी। तो इसलिए अक्सर ऐसा होता रहा कि राजा अपनी बात मनवा लिया करता रहा, क्योंकि नोबेलिटी भी उनके नियंत्रण में थे और क्लर्गीमैन जो पादरी थे वो भी उनके नियंत्रण में थे। अब यहाँ पे कुछ अलग होता है जिसके बारे में राजा ने सोचा नहीं था। अब क्या हुआ, जो क्लर्गी में जो कॉमनर्स हैं, जो तीसरा एस्टेट है जिसमें आम आदमी आते हैं, उन्होंने यह डिमांड की राजा के सामने कि हमारी जो स्ट्रेंथ है उसको दुगना कर दिया जाए। ठीक है, और राजा ने अपनी मूर्खता का परिचय देते हुए उसकी इस बात को मान लिया, यानी थर्ड जो एस्टेट है उसकी स्ट्रेंथ को दुगना कर दिया गया। अब राजा ने क्या सोचा कि वास्तव में निर्णय लेने के लिए तो हमें केवल 2 एस्टेट की आवश्यकता है, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड की आवश्यकता ही नहीं है। तो राजा ने इनकी बात मानते हुए इनकी जो स्ट्रेंथ थी उसको दुगना कर दिया। ठीक है, अब इनकी जब मीटिंग प्रारंभ होती रही, उसमें जो थर्ड एस्टेट है वो सबसे पहले डिमांड यह रखता है, जो कॉमनर का एस्टेट है, थर्ड एस्टेट, वो यह कहता है कि जॉइंट सिटिंग होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया ना, अब तक ये था कि तीनों के तीनों एस्टेट अलग चेंबर में बैठ के निर्णय लेंगे, लेकिन थर्ड एस्टेट अपने जिद पे अड़ जाता है कि हमें जॉइंट सिटिंग चाहिए, जिसकी मांग को राजा रिजेक्ट कर देता है। अब जॉइंट सेटिंग राजा कैसे मान सकते हैं, एक तो उनकी स्ट्रेंथ को दुगना कर दिया थर्ड एस्टेट की, फिर सारे मिलकर निर्णय लेंगे तो हावी हो जाएंगे थर्ड एस्टेट के लोग क्लियरली। तो राजा ने इस मांग को ठुकरा दिया, और इसी से नाराज होते हुए जो थर्ड एस्टेट के लोग, जो कॉमनर्स के, जो कॉमनर वर्ग के जो लोग थे, उन्होंने एस्टेट जनरल में एस्टेट जनरल के बाहर इकट्ठा होकर जो एस्टेट जनरल के गेट थे बंद कर दिए गए, और सारे के सारे जो थर्ड एस्टेट के लोग थे वो एस्टेट जनरल के बाहर इकट्ठा हो गए। तो बाहर एक टेनिस कोर्ट बना हुआ था, वहां पे उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली, उसको टेनिस कोर्ट की प्रतिज्ञा कहते हैं। अक्सर ये सवाल आ जाता है ग्रेजुएशन में 20 वर्ष के अंतर्गत, इसको कहते हैं अंग्रेजी में ओथ ऑफ टेनिस कोर्ट। 20 जून 1789 डेट भी इसमें इंपॉर्टेंट है, तभी आपको पता लगेगा कौन सी घटना पहले हुई, कौन सी घटना बाद में हुई। तो इस टाइम इन्होंने एक प्रतिज्ञा की टेनिस कोर्ट में खड़े होते हुए थर्ड एस्टेट के लोगों ने। क्यों? क्योंकि जो एस्टेट जनरल है उसको जो गेट है अंदर से बंद कर दिए गए राजा के द्वारा। अब इन्होंने क्या किया, अपने आप को यानी थर्ड एस्टेट को इन्होंने फ्रांस की नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। फ्रेंच नेशनल असेंबली यानी फ्रांस का राष्ट्रीय सदन अपने आप को घोषित कर दिया इन्होंने। अभी देखो, किंग की मूर्खता के कारण, किंग की कमजोर नीति के कारण जो एस्टेट जनरल था वह राष्ट्रीय सदन में तब्दील हो गया था। एस्टेट जनरल ही राजा के लिए एक समस्या बन चुकी थी, और यहाँ पे तो अब राष्ट्रीय सदन का गठन कर दिया गया थर्ड एस्टेट के द्वारा, तो और ही विकराल समस्या राजा के सामने प्रस्तुत हो चुकी थी। अब इन्होंने प्रतिज्ञा ली कि हम जब तक एस्टेट जनरल खाली नहीं करेंगे, जब तक कि राजा हमारी मांग को नहीं मान ले। और मांग क्या थी? ज्वाइंट सिटिंग, सब लोग मिलके एक साथ डिसीजन लेंगे। तो पहली बार ऐसा हुआ कि जो थर्ड एस्टेट है उसमें कुछ विश्वास देखने को मिला, उनमें कुछ आत्मविश्वास देखने को मिला, उनके बल में वृद्धि हुई। पहली बार ऐसा हुआ कि थर्ड एस्टेट बाकी दो एस्टेट पे हावी नजर आ रहा था और राजा पे भी हावी नजर आ रहा था। पहली बार ऐसा हुआ था फ्रांस के इतिहास में कि राजा कमजोर प्रतीत हो रहा था। और 27 जून आखिरकार राजा को थर्ड एस्टेट की बात माननी पड़ी।
27 जून को, आपने कहा ना 20 जून को उन्होंने ओथ ऑफ टेनिस कोर्ट ली, इसके बाद 27 जून को राजा ने उनकी मांग मानते हुए नेशनल असेंबली की घोषणा कर दी, जिसमें तीनों मिलके डिसीजन लेंगे। तो फ्रांस खत्म हो गया उस समय में, राजा की सारी शक्तियां खत्म हो गई जब राजा ने अपनी कमजोरी का परिचय देते हुए उनकी मांग को मान लिया कि तीनों एस्टेट मिलकर डिसीजन लेगी और एस्टेट जनरल को हम नेशनल असेंबली में तब्दील कर देते हैं। इसके साथ ही फ्रांस का जो क्रांति है उसकी शुरुआत हो चुकी थी। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, क्योंकि इनकी बात मानी जा चुकी थी थर्ड एस्टेट की, तो जो बाहर जो लोग थे, जो आम जनता थी फ्रांस की, खासकर जो किसान लोग थे जो आसपास के गांवों से इकट्ठा होकर पेरिस शहर में आए थे, उनको डर लगने लग गया कि राजा ने मजबूरी में थर्ड एस्टेट की बात मानी है, अब राजा जल्दी ही बदला लेगा। और राजा ने क्या किया, राजा ने सोल्जर्स को मोबिलाइज करना शुरू कर दिया, यानी अपने किले के आसपास और बाहर फ्रांस की सेना बुला ली और पेरिस में सेना को इकट्ठा कर लिया। तो लोगों को डर लगने लग गया, तो भीड़ वो जो वहां इकट्ठा हो रही थी कि हम पे अटैक करवाया जा सकता है, हमें मारा जा सकता है इन सैनिकों के द्वारा, कि राजा अब अपना बदला लेगा। तो इसलिए क्या हुआ, सारी की सारी भीड़, जिसको पेरिजन मॉब कहा जाता है, पेरिजन मॉब में गरीब किसान भी थे, आम आदमी भी थे, वहां सब लोग इकट्ठा हुए और भीड़ के रूप में बेस्टाइल फोर्ट में पहुंचे। 14 जुलाई की बात है। देखो, तीसरी घटना के बारे में अपन बात कर रहे हैं। पहली घटना कब हुई, 20 जून की, ओथ ऑफ टेनिस कोर्ट। इसके बाद अगली घटना हुई 27 जून की, जब एक्सेप्ट कर लिया गया नेशनल असेंबली को राजा के द्वारा। फिर अब देखो 27 जून के बाद 14 जुलाई को वह सब लोग इकट्ठा होकर बेस्टाइल के किले के पास पहुंचे और उसको ढहा दिया। उस किले पे लोगों ने अपना पूरा नियंत्रण कर लिया। बेस्टाइल का किला वह था जिसमें राजा अपनी सेना के हथियार रखा करता रहा और जो युद्ध में जो बंदी बनाए जाते रहे उनको वहां पे रखा करता रहा। तो इन लोगों ने पूरे किले पे अधिकार कर लिया और जितने भी हथियार थे उनको अपने नियंत्रण में ले लिया भीड़ ने। तो भीड़ का राज फ्रांस में शुरू हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अपन थोड़ा सा यहाँ पे डाइवर्ट होते हैं। 14 जुलाई के बाद अगली घटना कौन सी है, 4 अगस्त 1789। ये भी एक इम्पोर्टेंट डेट है। देखो, चौथी घटना आ रही है मेरे हिसाब से, अगर मैं सही सोच रहा हूँ। 4 अगस्त 1789 को क्या हुआ, जो नेशनल असेंबली जिसका गठन किया गया था उसका सेशन हुआ और उस सेशन में बहुत ही भावुक चर्चा हुई विभिन्न लोगों के द्वारा, विभिन्न वर्गों के द्वारा। तो बहुत ही भावात्मक माहौल बन गया और 4 अगस्त को पूरी की पूरी रात सेशन चला, पूरी की पूरी रात उनकी मीटिंग चलती रही। और एक विचारक था, एक सामंत वर्ग का विचारक था जिसका नाम है मीराबियू, MIRABEAU, मीराबियू। और मीराबियू ने भावुक होके, खुद खड़े होके उसने अपनी सामंतवादी विशेषाधिकार को गिव अप कर दिया, खुद ने खड़े होके, कि आज के समय सामंती वर्ग से होने के नाते मुझे जो भी अधिकार दिए गए मैं उसको गिव अप करता हूं। तो इतना अधिक वह भावना में बह गया। तो इसके बाद एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया 4 अगस्त 1789 को। रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि लोगों ने मिलकर निर्णय लिया वहां पे कि जो पुराना फ्रांस है उसका अंत कर दिया जाए और नए फ्रांस का उदय हो। राजा केवल मूक दर्शक बना हुआ था, केवल देख रहा था इन सबको, क्योंकि सारी चीजें राजा के हाथ से निकल चुकी थी। अब इसमें क्या रेजोल्यूशन लिया गया इनके द्वारा कि इक्वालिटी शुड बी द बेसिस ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी, यानी समानता आधार होनी चाहिए राज्य और समाज का। समानता पूरक जो फ्रांस है उसका गठन किया जाएगा। दूसरा, गिल्ड को खत्म कर दिया गया। गिल्ड क्या था, एक प्रकार की आर्थिक व्यवस्था थी जिसके तहत गिल्ड ने सभी प्रकार के काम धंधों को अपने नियंत्रण में ले रखा था। यानी किसी को कोई भी काम धंधा शुरू करना था तो उसको पहले गिल्ड की अनुमति लेनी पड़ती थी। तो गिल्ड सिस्टम को खत्म कर दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया फ्रांस की असेंबली के द्वारा। इसके साथ ही जो आर्थिक गतिविधियां वो ओपन होगी सबके लिए। इससे पहले मैंने बताया ना, आर्थिक गतिविधियों पे गिल्ड का पूरा नियंत्रण था। फिर एक टैक्स होता है जिसको तिथे कहा जाता है। ये भी आ सकता है आपके 20 वर्ड में, TITHE, तिथे। अब तिथे क्या था, एक प्रकार का टैक्स था जिसको चर्च के द्वारा वसूला जाता था। तिथे का अंत कर दिया गया। इसके बाद राइट ऑफ हंटिंग, जो सामंतशाही वर्ग था उसको शिकार का अधिकार दे रखा था, उसको खत्म कर दिया गया। कॉर्वी भी आ सकता है आपके 20 वर्ड के। नो ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री में किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कॉर्वी के अंतर्गत क्या हुआ। कॉर्वी एक प्रकार का जिसे अपन कहते हैं फोर्स्ड लेबर था, यानी कॉर्वी के अंतर्गत जो गांव वाले थे उनसे जबरदस्ती कार्य कराया जाता था और उनको बदले में कुछ भी नहीं दिया जाता था। सेना के लिए उनको कार्य करना पड़ेगा, सेना के लिए खाना बनाना पड़ेगा, सेना के लिए रसद पहुंचानी पड़ेगी, सामग्री पहुंचानी पड़ेगी, बदले में उनको कुछ नहीं दिया जाता था। जैसे भारत में विस्टी रही है, VISHTI, विस्टी। विस्टी का मतलब भी फोर्स लेबर है। राजा
फोर्स्ड लेबर कराया करता रहा लोगों को। उसी प्रकार से फ्रांस में कॉर्वी था उस समय, कॉर्वी का अंत करते थे। वो कितने बड़े बदलाव हुए, तभी तो कहा जा रहा है कि जो पुराना फ्रांस है उसका पतन हो गया, नए फ्रांस का उदय हुआ। और अनेक प्रकार के उपकर, सेसेस जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में, अनेक प्रकार के उपकर जिसको सामंती वर्ग के द्वारा किसानों पे लगाया जाता था, उसको खत्म कर दिए गए। यानी अब सामंती वर्ग के लोग, उनकी शक्तियां बहुत कम कर दी गई। और इसके साथ ही जो गवर्नमेंट ऑफिसेस थे, जो कार्यालय थे, उनको मेरिट पे ओपन कर दिया गया। यानी जो मेरिटोरियस आदमी है उसी को ही ऑफिस में अपॉइंटमेंट मिलेगा। अब राजा की तानाशाही एक प्रकार से खत्म हो गई। इसलिए कहा जाता है, इस तरह का सवाल आईएएस एग्जाम में भी आ रखा है कि 4 अगस्त को एक नए फ्रांस का उदय हुआ। यानी जब लोग रात को सोए तो पुराना फ्रांस था, लेकिन जब 4 अगस्त की सुबह उठे तो उनके सामने एक नया फ्रांस उनको नजर आया। अब नया फ्रांस कैसा नजर आया? क्योंकि उस रात को रेजोल्यूशन लिया गया जिनमें ये सारे के सारे निर्णय लिए गए, जिसके अंतर्गत राजा की शक्तियां सीमित कर दी गई, कुलीन वर्ग की शक्तियां सीमित कर दी गई, और जो सामंतशाही वर्ग है उसकी शक्तियां बहुत ही सीमित कर दी गई, और आम आदमियों का अधिकार मिलना शुरू हो गया। पहली बार फॉर्मल तरीके से राजा के द्वारा अधिकार आम लोगों को दिए गए। फिर इसके बारे में अपन बात करते हैं बेस्टाइल फोर्ट के बारे में। देखो, जो बेस्टाइल फोर्ट है वह ढह गया। बेस्टाइल फोर्ट है, उस पर लोगों ने अपना, ढहने का मतलब यह है कि फॉल ऑफ बेस्टाइल फोर्ट, इसका मतलब यह कि लोगों ने अपना, ढहने का मतलब ये नहीं पूरी बिल्डिंग गिर गई, इसका मतलब यह कि लोगों ने अपना अधिकार कर लिया इस फोर्ट के ऊपर। अब यह जो फोर्ट था वो पेरिस के बाहर था। इसका भी बहुत महत्व है, बहुत महत्वपूर्ण घटना है फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत। यह जो बेस्टाइल फोर्ट है वो पेरिस के बाहर था। इट वॉज ए सिंबल ऑफ मोनार्कियल डेस्पोटिज्म, यानी राजा की शक्ति का प्रतीक था। ये बहुत बड़ा किला था। अब इसको जो विद्रोही थे उन्होंने ढहा दिया, तो इसका मतलब क्या है कि राजा की शक्ति छीन हो गई। यहाँ पे जो विद्रोही हुआ करते थे उनको जेल में रखा जाता था बेस्टाइल फोर्ट के अंदर, और उसी पे ही विद्रोही ने पूरा अपना नियंत्रण कर लिया। इसके साथ ही लोगों में साहस बहुत अधिक बढ़ गया। पीपल वर एम्बोल्डन्ड नाउ कुड चैलेंज बुरबॉन डायनेस्टी। अब बुरबॉन डायनेस्टी क्या है? बुरबॉन वंश, जिसका राज फ्रांस में था, जो लुइस 15, 16, 17, ये सारे के सारे बुरबॉन वंश के लोग थे। और बुरबॉन वंश है, इनके राजाओं का जो राज था केवल फ्रांस में नहीं था, बुरबॉन वंश के राजा का राज ऑस्ट्रिया के अंदर भी था, दूसरे यूरोप के देशों में भी था। तो इससे क्या हुआ? अब लोगों में विश्वास जागृत हो गया कि हम बुरबॉन वंश का खात्मा कर सकते हैं, बुरबॉन वंश को गद्दी से हटा सकते हैं। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि इवेंट ऑफ 14 जुलाई डिड नॉट मार्क द बिगिनिंग ऑफ रेवोल्यूशन बट मार्क द एंड ऑफ द बिगिनिंग ऑफ रेवोल्यूशन। अब इसका मतलब क्या है? जो बेस्टाइल फोर्ट जिसका अंत हुआ 14 जुलाई को, इसने क्रांति की शुरुआत नहीं की। क्रांति की शुरुआत पहले ही हो चुकी थी। एज द बिगिनिंग विद डिमांड फॉर एस्टेट जनरल बाय एरिस्टोक्रेट, यानी जो प्रथम बार कुलीन वर्ग के द्वारा एस्टेट जनरल की डिमांड की गई, ठीक है, वहीं से शुरुआत हुई थी फ्रांस रेवोल्यूशन की। उससे पहले इसकी शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन जो शुरुआत का फेज था उसका अंत निर्धारित हुआ बेस्टाइल फोर्ट के ढहने के साथ ही। यानी जो शुरुआती क्षण था उसका अंत है, जो फर्स्ट फेज है बिगनिंग का, उसका अंत सिंबलाइज हुआ बेस्टाइल फोर्ट के फॉल होने के साथ है। अब लोगों में नया साहस आ गया, उनमें नया बल मिल गया। सोल्जर्स विड्रॉन। अब राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें, बेस्टाइल फोर्ट उसके हाथ से निकल चुके थे, तो राजा ने जितने भी सैनिक थे उनको वापस बुला लिया। पेरिस में जितने भी राजा के सैनिक घूम रहे थे डर के मारे, राजा ने उनको विड्रॉ कर लिया। और जो नेशनल असेंबली है जिसके बारे में अपन बात करें तो वो कंटिन्यू करने लग गई। नेशनल असेंबली, राष्ट्रीय गठन, जो राष्ट्रीय असेंबली थी वह कंटिन्यू करने लग गई, अपना कार्य निरंतरता से करने लग गई। अब रीजंस क्यों है? रीजंस फॉर फॉल, क्यों बेस्टाइल फोर्ट है उसका ये भी सवाल आ जाता है कि क्यों उसका अंत हुआ बेस्टाइल फोर्ट का। सबसे पहला कारण यह कि इन एक्सपीरियंस मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, जिस नेशनल असेंबली का गठन किया गया था उसके जो मेंबर थे मुख्यतः थर्ड एस्टेट के लोग थे, जिनका प्रभाव था राष्ट्रीय सदन में, क्योंकि उन्होंने घोषणा की थी, जैसे मैंने बात की कि हमने अपने आप को राष्ट्रीय सदन घोषित कर दिया। उन लोगों में अनुभव की कमी थी। और जो तीनों एस्टेट थे इनके बीच में कोई यूनिटी नहीं थी, एकता नहीं थी, तभी बाहर के लोगों ने इसका पूरा फायदा उठा लिया। फ्लिकरिंग किंग, इसका मतलब यह है कि राजा भी डिसीजन नहीं ले पा रहा था, राजा के पास कोई डिसाइसिवनेस थी नहीं, राजा निर्णय नहीं ले पाया क्या करना है क्या नहीं करना है। राजा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। कभी थर्ड एस्टेट की मांग है उसको रिजेक्ट कर दिया, कभी उनकी मांग को मान लिया, तो कोई कंक्रीट प्लान राजा के पास था ही नहीं। तभी तो कहा जाता है कि राजा बहुत कमजोर साबित हुआ। फिर इसके बाद अगला क्या है? पेरिजन मॉब। पेरिजन मॉब का मतलब है जो पेरिस की भीड़ ने इकट्ठा होकर इस पे आक्रमण कर दिया। और उस भीड़ में अधिकांश लोग कौन थे? पीजेंट थे,
जो आसपास के गांवों से पेरिस में इकट्ठा हुए थे, ठीक है। उनको डर लगने लग गया, जैसे मैंने बताया जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, क्यों डर लगने लग गया, क्योंकि राजा ने सेना बुला ली थी पेरिस में। उन लोगों को डर लगने लग गया कि सेना हम पे अटैक कर देगी। तो सेना हम पे अटैक करे उससे पहले ही भीड़ ने इकट्ठा होकर बेस्टाइल फोर्ट को गिरा दिया, और वो लोग हथियार को ढूंढने लगे कि सेना का हम सामना कैसे करेंगे। तो ये भी कारण है, जो भीड़ है उसको डर लगने लग गया क्योंकि उनके सामने सेना आ गई। अब इसके इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है? रेवोल्यूशन टू पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी यहाँ पे जो फ्रांस की क्रांति है, इट रीच्ड टू पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी यहाँ से क्रांति को वापस पलटना संभव ही नहीं था। इट रीच्ड पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, समझ रहे हो ना, यहाँ से क्रांति आगे बढ़ नहीं दिया, वापस क्रांति को खत्म नहीं किया जा सकता रहा। यानी अब तो क्रांति होनी थी, वास्तव में क्रांति भी हुई नहीं थी फ्रांस के अंदर। और बहुत ही बड़ा महत्व इसका ये है कि जो दूसरे राजतंत्र हैं यूरोप में, जो दूसरे वंश के राजा हैं, जो दूसरे बुरबॉन वंश के जो राजा हैं यूरोप में, उनको भी डर लगने लग गया कि फ्रांस में क्या हो रहा है। आज बुरबॉन वंश का खात्मा, ऑलमोस्ट खात्मा हो चुका है फ्रांस में, कल हमारे वंश का, हमारे यहाँ की जनता भी खात्मा ना कर दे। यानी जो फ्रांस है उससे सबक लेते हुए, उससे सीख लेते हुए जो दूसरे देश है यूरोप के, उनके देश की जनता भी वहां के राजा के खिलाफ खड़ी नहीं हो जाए। तो इसलिए इट क्रिएटेड हॉरर इन द मोनार्क ऑफ यूरोप, सारे के सारे डर गए, सहम गए यूरोप के सभी राजा। इसके बाद आगे क्या, फर्स्ट टाइम पीपल कॉन्क्वर्ड किंग, यह सिंबलाइज कर रहा है फॉल ऑफ बेस्टाइल फोर्ट की पहली बार इस किले के ढहने के साथ लोगों ने अपने राजा को विजिट किया, राजा को जीता पहली बार, वरना हमेशा राजा ही जीतता आया था। जब भी जनता और राजा के बीच में संघर्ष होता रहा, हमेशा राजा ही जीता करता रहा। लेकिन इस बार पहली बार जनता जीत गई, भीड़ जीत गई राजा के अगेंस्ट में। फिर इसके बाद क्या, लूट अटैक बाय पीजेंट्स और फ्यूडल लॉर्ड, इसी के साथ एक सिलसिला शुरू हो गया। जितने भी सामंती लोग थे उस पे भीड़ ने अटैक करना शुरू कर दिया, उनको लूटना शुरू कर दिया। अनार्की हो गई सब जगह पे, सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई, सारी व्यवस्था चौपट हो गई, और जो मोनार्की है, जो राजतंत्र है, बेहद कमजोर हो गया। इट मार्क द एंड ऑफ रॉयल डेस्पोटिज्म, राज्य की तानाशाही का अंत कर दिया फॉल ऑफ बेस्टाइल के साथ ही। उसी के महत्व के बारे में अपन बात कर रहे हैं। इट कंप्लीटेड ट्रांसफर ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी टू लेजिस्लेचर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेस्टाइल फोर्ट के गिरने के साथ ही जो शक्तियां थी वो राजनीतिक शक्तियां राजा के हाथ से निकल के राष्ट्रीय सदन में पहुंच गई। अब राजा शक्तिशाली रहा ही नहीं फ्रांस का, सारी की सारी शक्तियां ट्रांसफर हो गई सदन में। आपको पता ना, इसके बाद राजा ने जो राष्ट्रीय सदन है उसकी मांग को मान लिया, थर्ड एस्टेट की मांग को। यानी अब फ्रांस का भविष्य किसको डिसाइड करना था, राष्ट्रीय सदन को। राष्ट्रीय सदन में 3 एस्टेट के लोग थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब राजा की कोई भूमिका रही नहीं, राजा केवल कठपुतली बन के रह गया फ्रांस के अंदर। एंड इट मार्क द फॉल ऑफ फ्यूडलिज्म। और जो बेस्टाइल फोर्ट का अंत हुआ, इसने सामंतवाद के अंत को फ्रांस को सामंत व्यवस्था के अंत की तरफ अग्रसर किया। इट मार्क द एंड ऑफ फ्यूडलिज्म, ऑलमोस्ट सामंतवाद का अंत हो गया इस फोर्ट के गिरने के साथ ही। तो ये अपन ने डेवलपमेंट पढ़े हैं। फिर अपन थोड़ा सा और देख लेते हैं, कितना टाइम हो गया, 27 मिनट का हो गया। चलिए ठीक है, इसके साथ ही अपन आज के डिस्कशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।